खुला समंदर बहुत ही डरावना लगता है। इसमें लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं जो कि इसमें तैरने वाले बहादुर से बहादुर इंसान को भी भीगी बिल्ली बना सकती हैं। लेकिन इससे भी बुरी चीज़ इसकी गहराइयों में छिपी है, और जब वो उनकी टेरिटरी में तैर रही नाव पर अटैक करने के बारे में सोचती है ना, तो उस पर भरोसा दिलाने के लिए उसकी वीडियो बहुत ज़रूरी होती है। तो अपनी जलपरी के पंख तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं कुछ असली के मॉन्स्टर्स जिन्हें नाव पर अटैक करते हुए पाया गया है। ग्रेट व्हाइट का डर। खुले समंदर में नाव चलाने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। साफ हवा, नीला गगन, बड़ी सी शाख जो कि आपकी नाव से मुकाबला करने के लिए तैयार हो। एक मिनट, ये आखिरी वाला क्या था? यह फिशी फुटेज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के हेरा की गल्फ से ली गई है। 2015 में इस दांत वाले डरावने जानवर ने मछुआरे की नाव को पसंद कर लिया था। He's coming at the motor. He just went to fight the motor. शायद जो मछलियां मछुआरे ने पकड़ी थी, शार्क उनको खाना चाह रही होगी। और ये बात सुनकर चौंकी नहीं, क्योंकि शार्क की सूंघने की शक्ति वाकई में बहुत ही तेज होती है। अगर स्विमिंग पूल में एक बूंद खून भी डाल दिया जाए तो शर्त लगा लो वो सूंघ लेगी। जब मिसेस बी अमेज्ड केक का बैटर फेंटती है ना, तो मैं भी कुछ ऐसी हरकत करता हूँ। आखिर ग्रेट व्हाइट मोटर को चूस चूस कर बोर हो गई और वहां से चलती बनी। मुझे लगता है कि मेंटल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होगा। इसी तरह शार्क की कहानी आती है 2020 से, जहां पर कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में सील पकड़ रहे थे और नज़ारे का आनंद ले रहे थे। ये नेचर के दीवाने बड़ी सी मछली पकड़ने वाली नाव में बहुत ही सेफ हैं, है ना? जब इस फुटेज को किनारे पर लाया गया तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि 9 to 15 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क है। 15 फीट? ये तो शकील ओनील से भी ज्यादा लंबी है। ये क्या मस्त बास्केटबॉल प्लेयर बनती भाई। हाँ, बस हाथ और पैरों की कमी है। नाव शार्क की हंटिंग टेरिटरी की बीचों बीच थी, जिसका मतलब हुआ कि ये शार्क की दावत में ही तैर रहे थे। अच्छा हुआ इस ग्रेट व्हाइट को बस सील की ही भूख थी, इसलिए ये डरे हुए तैराक उसके मेन्यू में नहीं आए। ज्यादा ग्रेट व्हाइट अपने शिकार को हमला करके मारती हैं। ये शिकारी खुद को पानी के नीचे रखता है और टारगेट को देखता रहता है, और फिर पानी से बाहर निकलकर अपने 7 दांत वाले जबड़े में शिकार को भर लेता है। छी यार, इन डरावने एनकाउंटर पर हमारा हिम्मत वाला ग्रुप क्या बहादुरी के वचन देना पसंद करेगा? हम काफी किस्मत वाले थे कि हमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमें नई अंडरवेयर की जरूरत जरूर पड़ेगी। मुझे भी मेरे भाई। बहुत सारी बुल शार्क। क्या आप कुछ और बुरे फिशिंग डिजास्टर को देखने के लिए तैयार हैं? मैं जानता हूं कि मैं तो हूं, बशर्ते अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो से सेफ्टी एनवायरनमेंट से मैं निकलूं। अब चलते हैं वापस 2015 में, वो भी फ्लोरिडा के सेंट लुई इनलेट में। यहीं पर कप्तान बेन चेनेसी गोलियत ग्रुपर के लिए आराम से फिशिंग कर रहे थे, जो कि सी बेस फैमिली का एक मेंबर है। लेकिन आखिर कप्तान बेन को क्या हुआ, ये जरा भी कॉमन नहीं था। शायद ही बेन को पता था कि जिस चीज के लालच से वो अपने शिकार को लालच दे रहे थे, उसके कारण 7 फीट की बुल शार्क को लालच आ गया। शिकारी ने उस चीज को पकड़ लिया और नाव पर अपनी पूंछ मार दी, और फिर शुरू हुई सबसे खतरनाक बुल फाइट, जब शार्क ने कप्तान की नाव को उल्टा कर दिया और बेन को समंदर में फेंक दिया। वो वापस नाव पर चढ़ने में कामयाब रहा, लेकिन फिर कुछ कारणों से वो उसी गड्ढे में गिर गया और उसी शार्क से कुश्ती करने लगा। लोग कहते हैं बहादुरी बेवकूफ़ी में हल्का सा अंतर होता है ना। 2015 में नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में शार्क के अटैक बढ़ने लगे। कुल मिलाकर 11 लोगों पर अटैक हुए। ये 80 साल पहले हुई इंटरनेशनल शार्क अटैक फाइल रिकॉर्ड के बाद होने वाले सबसे ज्यादा अटैक थे। ये गर्मी और नमकीन पानी के कारण हो सकता है, जो कि शार्क को आकर्षित कर सकता है। कप्तान होशियार था, क्योंकि उसने तुरंत नाव पलटने पर शार्क से दूर तैरने का फैसला किया। माना कि बुल शार्क व्हाइट और टाइगर शार्क से छोटी होती है, लेकिन वो भी करीब करीब 5 से 8 फीट की होती है। और इन मछलियों की बाइट फोर्स 1350 PSI होती है। ये सभी शार्क में सबसे ज्यादा बाइट फोर्स है। अगर ये भी आपको बुरा ना लगे तो बता दूं कि इंसानों पर अटैक करने में बड़ी इंटरेस्टेड होती हैं। आखिर आप अगर प्यारे फ्रेंडली होंगे तो भला आपको कोई बुल क्यों नहीं कहेगा? जरा सोचिए, अगर बुल शार्क ने उस ग्रुपर से ज्यादा पसंद कप्तान को किया होता तो क्या होता? मैं तो भैया सोचना भी नहीं चाहता। हैमर टाइम। क्या आपने कभी ऐसा फील किया जैसे कोई आपको देख रहा हो या फिर उससे भी बुरा स्टॉक कर रहा हो? 2013 में फ्लोरिडा के पोम्पानो बीच पर एक दोस्तों का ग्रुप मस्ती कर रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वो उसे पानी में नहीं देख पाए, लेकिन फिर उसने इन पर अटैक कर दिया। ये थी हैमरहेड शार्क। ये उन लोगों का पीछा करती रही और उसके पैडल पर झपट पड़ी। फिर हुआ इंसान और जानवर के बीच स्ट्रगल। फिर आखिर में वो नाव वाला अपनी छड़ी से शार्क को दूर भगाने में कामयाब रहा।
इन सभी मांसाहारी जानवरों में हैमरहेड सबसे ज्यादा बड़ी है, जो कि 13 फीट तक बढ़ सकती है, जो कि एक किंग साइज बैट का दोगुना साइज होता है। अरे पूंछ बाहर रह गई। हैमरहेड इतनी अजीब सेंस ऑर्गन्स के बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेटवर्क की वजह से नजर आती है, जिसका नाम है एम्पुलाई ऑफ लोरेंजीनी। ये बाकी शार्क की प्रजातियों में भी होता है। इसके कारण वो अपने शिकार की इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस कर पाती हैं। हो सकता है कि उस नाव वाली की पर्सनैलिटी बड़ी इलेक्ट्रीफाइंग रही हो। दूसरा हैमरहेड का किस्सा आता है 2015 से। बात है कैलिफोर्निया के सेंटा बारबरा बीच की। मार्क मैकक्रेनन अपनी नाव में बैठकर मछली पकड़ने निकले। वाह, हैमरहेड वाकई नाव वालों की दीवानी है। और तभी एक शार्क ने उन पर अटैक कर दिया। मार्क को शार्क को अपने पैडल से करीब 20 बार मारना पड़ा, तब जाकर उसने उन्हें जमीन पर वापस आने का रास्ता दिया। जब मार्क किनारे पर पहुंच गए और शार्क अच्छी खासी मार खा चुकी थी, तब भी वो किनारे के पास के सकरे पानी में तैरती रही। There's the beach. There's the shark. That's not good. That's not good at all. But I'm going in because I don't like this guy at all. अच्छी बात यह है कि इस तरह के अटैक बहुत ही अनकॉमन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान और हैमरहेड एक ही इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते। ये वाली शायद आउट ऑफ द बॉक्स एक्ट करना चाह रही थी, ठीक खतरों के खिलाड़ी की तरह। मैं जानता हूँ काफी बुरा जोक है, छोड़ो उसे। अगर आप और गजब के एनिमल फैक्ट सुनना चाहते हैं तो उन लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन पर जरूर क्लिक करें। अब वापस चलते हैं उन खतरनाक सी मॉन्स्टर्स की तरफ। पिनीपेट पायरेसी। क्या आपने कभी पिनीपेट के बारे में सुना है? इसका जवाब मत दीजिए क्योंकि मैं आपको नहीं सुन सकता। पिनीपेट पानी में रहने वाले सील, सी लायन और वायलेस के ही परिवार हैं। जहां ओरका को उन्हें चबाना बहुत पसंद है, वहीं इन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद और इसको अवॉइड करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि पानी में तैर रही नाव पर भी चढ़ सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि ज्यादातर नाव इस तरह के मेहमान के लिए नहीं बनी होती और इसीलिए डूब जाती हैं। 2018 में कनाडा के वैंकूवर आइलैंड में निकोलाई कोटिन्हो बिना किसी चिंता के आराम से अपने दोस्तों के साथ नाव का सफर कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ बहुत ही फनी दिखाई दिया। सील भूखे ओरका से खुद को बचाने की कोशिश में लगी थी, तो इन नाव वालों ने उस बेचारी की मदद करने के बारे में सोचा। उन्होंने लोकल एडवाइस मानी और मोटर बंद कर दिया और तभी 5 ओरका ने उनकी नाव को घेर लिया और ऐसा 45 मिनट तक हुआ। ओरका करीब 23 से 32 फीट के हो सकते हैं और उनका वजन 6 टन तक हो सकता है, तो इसीलिए इनसे लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अंत में किलर व्हेल इंतजार कर करके थक गई और तैर कर दूर निकल गई, लेकिन डरी हुई सील वहां 1 घंटे तक रही और फिर वापस पानी में लौट गई। सच कहूं तो मैं इनको दोष तो बिल्कुल नहीं दे सकता भाई। पिनीपेट के भागने का दूसरा केस आता है 2022 में। यह किस्सा है ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर का। इन डरावनी डॉल्फिन से बचने के लिए इन डरे हुए सी लायन ने यह किया। इस हाईजैक करने वाले फेल्ड अटेम्प्ट के बाद नाव खुद को सही करने में कामयाब रही और 2 मेंबर भी सही सलामत रहे। उनकी नाव में पानी पूरी तरह से भर सकता था, लेकिन पेयर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां से 9 तो 11 हो गया और किनारे पर पहुंच गया। सी लायन तब भी उसका पीछा कर रहे थे। अच्छा हुआ आखिरकार सी लायन ने पकड़म पकड़ाई का खेल बंद कर दिया, लेकिन मैं इससे भी बुरा कुछ सोचना भी नहीं चाहता। आखिर दोनों में से क्या ज्यादा बुरा है, सी लायन का पीछा करना या फिर ओरका का? खैर छोड़ो, ये तो सबको ही पता है। अब हम चलते हैं 2017 में। बात है ब्रिटिश कोलंबिया के हाउ साउंड के बॉयर आइलैंड की। ये बड़े ओरका इस नाव का पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उस नाव के पीछे छुपे डरे सहमे सी लायन को अपना खासा बनाना चाहते हैं। इन शिकारियों से बचने के लिए नाव बॉयर आइलैंड के पास जाने लगी। यहाँ सी लायन सही सलामत किनारे पर पहुंचा। बेचारे को चोट लगी थी, लेकिन कम से कम अगला दिन देखने के लिए वो जिंदा था। मुझे लगता है कुछ देर के लिए मैं व्हेल देखना नहीं चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी सील मुझे होस्टेज बना ले। केयक कैटास्ट्रॉफी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी रेस लगाई है और जब आप फिनिशिंग लाइन के पास पहुंचने वाले आते हैं तब आपके पास कहीं से एक मॉन्स्टर आ जाए और पकड़ ले? नहीं, फिर आप कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गए होंगे, क्योंकि 2022 में एडिलेड में 19 साल के नेथनील ड्रममोंड सीक्लिफ बीच पर नाव की रेस लगा रहे थे, लेकिन पानी में छुपी कोई चीज नहीं चाहती थी कि वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे। उन्हें रेस में आए बस 30 सेकंड हुए थे कि तभी एक बड़ी सी शार्क किनारे पर बस आधा मील दूरी पर उनसे झपट पड़ी। इससे पहले कि शार्क दोबारा अटैक कर पाती, उनके साथियों ने उन्हें अपने साथ बिठा लिया और सही सलामत किनारे पर ले आए। जी हाँ, नेथनील को कुछ भी नहीं हुआ। वहीं यही बात सर्फ स्काई के लिए नहीं की जा सकती।
वाह, शार्क ने वहीं अटैक किया जहां पर जस्ट ऊपर नेथलीन बैठे हुए थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बाल बाल बचे। शार्क के अटैक करने पर मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इससे बुरी नाव कौन सी हो सकती है। एक फिस हुई नाव हो सकती है शायद, है ना? अच्छा, वो ये बस एक बुरे सपने का मजाक उड़ाना है। अगर ये कहानी आपको भयंकर ना लगी तो बता दूं कि शार्क ने स्काई पर अपना एक दांत और कुछ मांस भी छोड़ दिया, ये जानने के लिए कि वो किस तरह शार्क थी। इसी के सैंपल एडिलेड के फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के मरीन बायोलॉजिस्ट ने ले लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कौन सी प्रजाति थी? जी हाँ, बिल्कुल सही, वही पुरानी ग्रेट व्हाइट शार्क। हे भगवान, पुराने तुक्कों पर अड़े रहना कोई मुझसे सीखे। सच कहूं तो हर शार्क इतने गुस्से वाली नहीं होती है। ये देखिए जरा, केप कोड के हार्बर में मिली ये प्यारी सी मछली कितनी अच्छी लग रही है ना? That's you. We were just talking about My that. mind is like right on it. Oh my Hopefully I God. don't get. Look at the size of that. Look at him. लेकिन मैं अभी ये नहीं कहना चाहता कि इसके साथ पानी में रहना मैं पसंद करूंगा या फिर नहीं। टिकल मी इंक। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें की हैं और इसी के साथ अपने मुंह पर अंडा भी फिकवा लिया, लेकिन इंक नहीं। लेकिन यही हुआ 2021 में ऑस्ट्रेलिया के फ्रैंकस्टन के एक मछुआरे के साथ, जब उसने एक गलत ऑक्टोपस को पकड़ लिया। ये देखकर खुशी हुई कि इसके साथ ही कितना ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ एक ही चीज डैमेज हुई है और वो है इसका घमंड। ऑक्टोपस सेफलोपोड्स होते हैं और इंसानों से जान पहचान के बावजूद भी हम इनके बारे में बहुत कम जान पाए। तो आखिर क्यों और कैसे इसने ये चिपचिपा सब्सटेंस इसके ऊपर फेंका? कुछ सेफलोपोड्स के पास एक यूनिक ऑर्गन होता है जिसको इंक ग्लैंड कहते हैं। इंक शिकारियों के खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करती है, जैसा कि इस केस में बेचारा मछुआरा इसका शिकार बना। इंक ग्लैंड लगातार इंक बनाते रहते हैं, जिसे फिर इंक सेक में खाली कर दिया जाता है। इंक सेक रेक्टम से पोषण लेती है। जी हाँ, मैंने रेक्टम ही कहा है। कुछ केस में इंक म्यूकस के साथ मिल जाती है। जब ऑक्टोपस को लगता है कोई चीज उस पर अटैक करने वाली है तो उस पर इंक फेंक देते हैं, बस सब खत्म। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस लड़के के पूरे मुंह पर डूडू नहीं किया गया। मुझे नहीं लगता कि ये दिखाने के बाद यूट्यूब मुझे छोड़ने वाला है। उस लड़के और उसकी नाव को जो मिला उसमें सिर्फ इंक और म्यूकस शामिल था। बढ़िया, साइंटिस्ट इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ये इंक किसी पर क्या असर डाल सकती है। हो सकता है सेफलोपोड्स इसे एक तरह के डिस्ट्रक्शन की तरह इस्तेमाल करते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इंक का म्यूकस फिश के गिल्स को ब्लॉक कर देता हो। चाहे जो भी हो, ये सारी इंक और म्यूकस और रेक्टम की बातें सुनकर मुझे तो उल्टी आने लगी भाई। गॉट द हम्प। नाव वाले सावधान रहो, आप फिर से अटैक के दायरे में। शायद आपको जरा कम टेस्टी दिखने वाली नाव खरीदनी चाहिए। देखिए 2015 में यूएसए के कैलिफोर्निया में मॉन्टेरी बे पर क्या हुआ। दो टूरिस्ट शेरलोट किनलोच और वाइल्ड लाइफ फिल्म डायरेक्टर टॉम मुस्टिल एक हम्पबैक व्हेल को अपनी नाव से ही बैठकर निहार रहे थे। तभी एक व्हेल ने फैसला किया कि वो इनके कंफर्ट के लिए जरा पास आ जाए। ये चमत्कार यह कि पेयर बच गया और सही सलामत किनारे पर आ गया, लेकिन वो दोनों सदमे में थे। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें हॉट चॉकलेट दिया और साथ ही मुफ्त की टोपी भी दी। शायद इससे उनका मूड जरा अच्छा हो जाए। हम्पबैक व्हेल का वजन करीब 40 टन तक हो सकता है और ये 60 फीट तक लंबी हो सकती है, जो कि हॉलीवुड साइन के लेटर से भी ज्यादा लंबी है। इस वाकये के बाद टॉम ने कहा कि जरा सोचिए, बस से भी बड़ा कुछ आपके ऊपर झपट्टा मारे जिससे सूरज भी ब्लॉक हो जाए। एक बात जो मेरे दिमाग ने समझी वो ये थी कि जब ये आएगी तो मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना शांत रह पाता। वेल, क्योंकि आपकी प्राइवेसी ब्रीच करती है, इसकी कई थ्योरीज हैं। हो सकता है कि पैरासाइट से मुक्ति चाहती हो, बात करने के लिए, लड़ने के लिए, या सिर्फ दिखावे के लिए भी हो सकता है। हम्पबैक वैसे तो अच्छी खासी जानवर होती हैं, ये इतनी शांत होती हैं कि ह्यूमंस पर इनके अटैक बहुत ही रेयर होते हैं। क्या हो सकता है कि जितना रेयर मैंने सोचा उतना रेयर भी ना हो। टॉम व्हेल एक्सपर्ट प्रोफेसर जॉय रेडनबर्ग से उस दिन बात करने के लिए चले गए। एक्सपर्ट ने बताया कि व्हेल दो तरीके से ब्रीच करती है। चिन स्लैप, जिसमें वो अपनी गर्दन के बल गिरती है, और फुल ब्रीच, जिसमें वो अपनी पीठ के बल गिरती है। जिस व्हेल ने टॉम और शेलोट पर हमला किया वो एक फुल ब्रीच कर रही थी, लेकिन बीच हवा में ही स्कल की बजाय अपनी सॉफ्ट थ्रोट के बल गिर गई। प्रोफेसर जॉय का कहना है कि यह बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर है और हो सकता है कि नाव वालों के होने से चौंक गई हो। डॉक्टर जॉय कहती हैं कि मुझे लगता है आप दोनों इसलिए बच गए क्योंकि व्हेल आपको हिट करना ही नहीं चाह रही थी। यहाँ हुआ ना खुलासा, हम्पबैक वाकई में बहुत ही अच्छी होती है। अगर बात करें टॉम की तो वो कहते हैं कि आज भी उन्हें इस इवेंट के सपने आते हैं, लेकिन इसके कारण हम्पबैक व्हेल में इंटरेस्ट कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। ये बात चौंकाने वाली है कि हम धरती के बाहर एलियन की खोज करने में लगे हैं, बल्कि यहीं पर समुंदर में ही रहते हैं मेरे भाई। इनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अ व्हेल शार्क ऑफ अ टाइम। पॉप क्विज। आपका सबसे पसंदीदा एनिमल कौन सा है? कुत्ता, बिल्ली, कछुआ?
मेरे लिए तो इसका जवाब है व्हेल शार्क। ये बड़ी होती हैं, सुंदर हैं और इनसे कोई खतरा नहीं होता। इन फैंटास्टिक मछलियों को अपने बड़े साइज के लिए जाना जाता है, जो कि लंबाई में 40 फीट तक हो सकता है। ये तो जिराफ जितना लंबा हुआ। ये सुनकर खुशी हुई कि बाकी की शार्क इतनी बड़ी नहीं हो सकती। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कभी अगर घोष शार्क इतनी बड़ी हो गई तो क्या होगा? मैं तो उसके बारे में सोचकर ही बीमार फील हो जाऊंगा भाई। ये फिक्स नहीं है कि व्हेल शार्क कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी रिकॉर्ड की गई 61 फीट की थी। ये 12 डैनी डेविटो जितनी है। इसके कारण मुझे ट्विंस सीक्वल का आइडिया आया। ये साइज में बहुत ज्यादा मस्त है, लेकिन व्हेल शार्क इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। इस लड़के को ये बताने की जरूरत है। जो इस भीगी बिल्ली को पता होना चाहिए था वो ये था कि इनका नाम व्हेल शार्क होने के बाद भी अपने रिश्तेदारों का मांस खाने के लिए नहीं दौड़ती रहती, बल्कि प्यारी सुंदरियां तो प्लैंकटन रिच वाटर में ही अपना मुंह भरती हैं, ठीक अंडर वाटर वैक्यूम की तरह। जब ये ऐसा करती हैं तो लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर भर लेती हैं। ये अपने गिल्स की मदद से पानी बाहर फेंकती हैं। ये ऐसा करने में इतनी निपुण है कि रिसर्चर्स का कहना है कि ये अपने गिल्स से बड़े पीस निकालने के लिए खांसती हैं। वाह, कितने क्यूट हैं। व्हेल शार्क इतनी कूल हैं कि इंसानों को अपनी पीठ पर बैठाकर सवारी करवाती हैं, लेकिन सी लाइफ एक्सपर्ट इसकी इजाजत नहीं देते, क्योंकि ऐसा होने पर जानवर को चोट लग सकती है। सच्चाई ये है कि व्हेल शार्क अगर किसी नाव से टकरा गई तो वो टूट जाएगी, इसका उल्टा नहीं होगा। इतना ही नहीं, एशिया में इनके शिकार और समंदर में प्लास्टिक के वेस्ट के कारण इनकी आबादी को खतरा है। इन सब के कारण इनकी आबादी बीते 75 सालों में करीब 50% तक गिर गई है। इनकी छींक के कारण ये दूर भी जा सकती हैं, इसीलिए हमें इनका ख्याल रखने की जरूरत है मेरे भाई। टस्क मास्टर। मैं डायरेक्शन के मामले में बहुत ही बेकार हूँ। कभी कभार तो मैं खुद के घर के बाथरूम तक जाने का रास्ता भूल गया, लेकिन मैं भी अगले ब्लूबेरी सब्जेक्ट का रास्ता नहीं भूला। मिलिए वैली द वालरस से। ये एक ऐसी सी मीट है जिसका वजन 1800 पाउंड तक हो सकता है। वैली पहली बार हेडलाइंस में तब आया जब ये आयरलैंड के वेलिंटी आइलैंड में पहली बार 2011 में मार्च में दिखा। यह आर्कटिक हैबिटेट से करीब 2000 मील दूर है और मैं बताना चाहूंगा कि आयरिश हैबिटेट इसके लिए सही भी नहीं है। Yes. He's on. ऐसा लग रहा है जैसे मैं रोलर कोस्टर की सीट पर फिट बैठने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। यह आर्कटिक टाइटन चल रही नावों के लिए मंडराता हुआ खतरा है, और यार ये इनके लिए बनी नहीं है। वैली का वजन 1800 LBS है, यानी 2 ग्रैंड पियानो जितना। मतलब कि ये जिस भी नाव पर चढ़ेगा उसे ले डूबेगा। वैली घूमती भी है और इसे वेल्स, फ्रांस और सिसिली के कॉर्निश इसलिस में देखा गया है। नावों को बर्बाद करने वाली इसकी रेपुटेशन हर जगह इसके साथ चलती है। जहाँ कुछ लोगों को वैली इंप्रेसिव लगता है, वहीं ये तो वो जानते हैं कि उन्हें इसमें सावधान रहने की जरूरत है। लगातार रिजेक्ट होने के बाद भी वैली वापस आता रहा। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए जगह ढूंढता रहा, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक वो इसके भारी भरकम शरीर को झेल सके। ये कॉर्नवॉल में इतनी बड़ी परेशानी बन चुका था कि जब ये सिसिली में था तो इसके लिए एक खास पोंटून बनवाया गया, बस इसीलिए कि मछुआरों के पास आकर उनको ना डराए। कॉर्निश फिशिंग बोट ज्यादातर 660 LPS तक का वजन उठा सकती हैं, मतलब कि वैली उनकी कैपेसिटी से ज्यादा का है, वो भी 3 गुना ज्यादा। वैली को आखिरी बार 2021 के सितंबर में आइसलैंड में देखा गया था। ये खुशखबरी थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वैली अपने घर से कुछ ही दूरी पर था। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है कि आइसबर्ग में खोने के बाद वैली वेस्टर्न यूरोप पहुंच गया हो सकता है ये सारा बोट बिजनेस बस उसके घर पहुंचाने का तरीका हो। नो मोर अ जेलीफिश प्लीज। क्या आपको पता है कि कौन सी मछली पीनट बटर के साथ जबरदस्त लगती है? एक जेलीफिश। जहां आप में से ज्यादातर मेरे इस जोक को एंजॉय करेंगे, वहीं डाइसन शिनशो मरू का ये जापानी क्रू कितना खुश बिल्कुल नहीं होगा। 2009 में ये 10 टन की ट्रोलर चिबा में घेर ली गई, क्योंकि इसके ऊपर नोमुरा की जेलीफिश की ओवरलोडिंग की गई थी। 3 क्रूमैन तब बचे जब इन्हें बचाने के लिए दूसरी नाव आई, लेकिन सबको यकीन दिलवाने के लिए जरूरी था कि वो इस वाकये का फोटो लेते। तो आखिर एक जहाज इन बिना रीढ़ की हड्डी वाली गिलगिली चीज से, जो कि 95% पानी से बनी है, उससे कैसे भर गया? वेल, नोमुरा जेलीफिश की सबसे बड़ी प्रजाति है। इसका साइज करीब 6 फीट तक होता है और वजन 440 LPS। ये इस वाकये को एक्सप्लेन करता है। जेलीफिश मछुआरों और उसके धंधे के लिए सरदर्द बन चुके हैं। इनके टॉक्सिक डंक की वजह से इनको खाया नहीं जा सकता, और ये बस मछुआरों को सरदर्द देने के लिए कुछ भी नहीं करती हैं। फिशिंग इक्विपमेंट्स का डैमेज हर साल इंडस्ट्री को $70 मिलियन का नुकसान करवाता है। वाह, मुझे लगा था कि पी कर टुल होने पर उस रात जो मैंने रायता फैलाया उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। जेलीफिश की प्रेजेंस ज्यादा होती जा रही है, और ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं है। इन सफर को भी जरा देखिए, जो कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में रेड बेल जेलीफिश के बगल से तैरने की कोशिश कर रहे थे। Are you serious?
मुझे नहीं लगता कि ये इस पानी में ज़्यादा सर्फिंग कर पाए होंगे। जेलीफिश ज़्यादातर बिना ऑक्सीजन के गर्म पानी में रहती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो रहा है। साथ ही इनके नेचुरल शिकारी जैसे कि कछुए भी कम होते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इन जेली का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो आखिर जापानियों ने इसका क्या हल निकाला? उन्होंने इनसे लड़ने के लिए एक रोबोट बना डाला। 2022 में हिरोशिमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जेरोक्स, एक जेलीफिश को खत्म करने वाला रोबोट का झुंड बनाया। ये 3 फीट लंबे रोबोट एआई की मदद से अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करके इन जेलीफिश का खात्मा कर देते हैं। एक बार जब जेलीफिश मिलती है तो जेरोज उसे खा जाएगा और साथ ही उसके अंदर लगे हुए टरबाइन से उसे काट देगा। वाह, बड़ा निर्दयी है यार। जीरोज 2024 तक काम करेगा, लेकिन कुछ एक्टिविस्ट का मानना है कि इसकी डेट भी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट जीरोज काम बनाने की बजाय बिगाड़ रहा है। पिसी हुई जेलीफिश समंदर का फ्लोर भर सकती है, जिससे लोगों को और समंदर में रह रहे बाकी जानवरों को खतरा हो सकता है। ये फालतू लग सकता है, लेकिन सबसे अच्छा सॉल्यूशन नहीं है कि क्लाइमेट चेंज को रोको। डीप सी टर्मिनेटर बनाने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं कुछ देर तक जमीन पर ही रहना पसंद करूंगा। क्या आपने किसी मॉन्स्टर के बारे में सुना है जिसने किसी फिशिंग ट्रिप के पूरे पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। और अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और देखने के लिए शुक्रिया।